हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 113। तो दोस्तों, कल इस कहानी के 112 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। अब तक आप सब ने पढ़ा था। संकल्प भी जाकर एक साइड से सबके पैर छूकर वहां से चला गया और फिर आखिर में उसने नियति के पैर भी छूकर कहा कि गुड मॉर्निंग भाभी। और फिर ये सुनते ही वहां सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं और सब संकल्प को घूर कर देखने लगे। तो वहीं निव्यांश ने अभी फिर से अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और मन ही मन बड़बड़ाया कि क्या करूं मैं इसका। इसे तो मैं बाद में भूत बनाऊंगा। अब देखते हैं आगे। तो निव्यांश ने भी घूर कर फिर से संकल्प को देखा तो वहीं धैर्य भी अब गुस्से में संकल्प को ही देखे जा रहा था। तो निर्भय को तो अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा था और वो तो अब पीछे से वहां से वापस जाने लगता है। लेकिन तभी धैर्य ने उसके कॉलर को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोला कि चुपचाप से यहीं पर खड़ा रहे, समझा तू? पिटेंगे तो सारे साथ में पिटेंगे। तो वहीं संकल्प ने जब सबको अपनी तरफ देखा तो अपने दांतों तले जीभ दबा ली। तो अभी जिया ने कहा कि भाभी, ये भाभी कौन है? तो संकल्प अभी जिया के बिल्कुल पास में ही आकर बैठ गया और फिर जिया को पटाते हुए बोलता है कि भाभी नहीं, बेबी। बेबी बोला है मैंने जिया ताई जी, मैंने बेबी बोला था क्या ताई जी? आप भी ना डॉक्टर होकर भी अपना ही इलाज नहीं करवा पा रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जिया ने भी गुस्से में संकल्प को देखा तो संकल्प ने अब जिया के दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़कर उसे हिलाते हुए बहुत प्यार से कहा कि आई लव यू ताई जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो धैर्य भी समझ गया था कि संकल्प ने बातों को घुमा दिया है। तो धैर्य भी अब संकल्प के पास जाकर बैठ गया और बोला कि भांजे, चाचू भी यहीं पर बैठे हुए हैं। तो संकल्प उठकर अब जिया के सामने आता है और अपने घुटनों के बल बैठ गया और फिर उसने शाहरुख खान की तरह अपने दोनों ही हाथ हवा में फैलाए और बहुत ही रोमांटिक अंदाज में बोला कि आपको पता है ताई जी, अगर मैं पहले पैदा हुआ होता ना तो सच कहता हूँ डेफिनेटली आपसे ही शादी करता। जय ताऊ जी तो आपके आसपास भी नहीं भटकते, मैं ही आपका पति बनता। वैसे खूबसूरत तो आप आज भी हैं, उतनी ही जितनी की पहले हुआ करती थी। सच में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अभी क्या ख्याल है आपका मेरे बारे में? तो निव्यांश तो बस अब संकल्प की नौटंकी को देखे जा रहा था और फिर अपने मन ही मन खुद से ही बोलता है कि क्या करूँ इस लड़के का, ये लड़का भी ना बड़ी सफाई से बातों को घुमा देता है। तो वहीं अब जिया ने भी संकल्प के कान को पकड़कर उसे मरोड़ते हुए गुस्से से कहा कि अगर तेरी नौटंकी हो गई हो ना तो चल चुपचाप से आकर चाय पी ले, समझा? मेरे सामने ये नौटंकी नहीं चलेगी तेरी। तो संकल्प ने भी अब हाथ जोड़कर फिर से कहा कि हाँ ताई जी, समझ गया, अब तो कान छोड़ दीजिए ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जिया ने अब संकल्प का कान छोड़ दिया था और फिर थोड़ी देर के बाद सब बैठकर चाय पीने लगते हैं और फिर बंदरों की टुकड़ी चाय पी रही थी और फिर एक दूसरे का मुंह भी देख रही थी, जैसे एक दूसरे से ये कहना चाहती हो कि अब केस के बारे में बात कौन करेगा, कौन वृंदा चाची को मनाएगा। तभी वृंदा ने कहा कि हाँ हाँ, तो निव्यांश, किस केस के बारे में बात करनी थी तुम्हें? अब मुझे साफ साफ बताओ। और ये सुनते ही निव्यांश को तो एकदम से खांसी आ गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को जल्दी से कंट्रोल किया और बहुत ही धीमी आवाज़ में बोला कि चाची, वो क्या है ना कि शुभ चाचू कह रहे थे कि उन्हें बस आप पर ही यकीन है और उन्हें कोई केस आपसे ही लड़ाना है और किसी से नहीं। अगर आप हमारे साथ चाचू से मिलने जाएंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर आपको किसका केस लड़ना है और आपको ही वहाँ पर सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो थोड़ी देर के बाद अब जय के घर में सब नाश्ता करने लगते हैं और फिर वृंदा भी अब प्रताप इंडस्ट्री जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। जैसे ही सब बाहर की तरफ जाने लगते हैं तो जिया और जय दोनों ही सबको छोड़ने के लिए गार्डन तक आ गए थे। तो नियति भी अब बंदरों की टुकड़ी के साथ में ही जा रही थी। जैसे जैसे नियति वहां से जा रही थी जिया का दिल बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था, जैसे उसका कोई अपना उससे दूर जा रहा हो। फिर कुछ सोचकर उसने कहा कि छोटे पैंथर, मेरी बात सुनोगे क्या? तो जिया की आवाज़ सुनकर निव्यांश एकदम से रुक गया और फिर वापस से जिया के पास आकर बोलता है कि हाँ चाची जी, कहिए क्या बात करनी है आपको? तो जिया ने भी कहा कि छोटे पैंथर, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं नियति को यहाँ पर अपने पास रख लूँ, मुझे उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। तो छोटे पैंथर ने एक बार नियति को देखा, लेकिन नियति को तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो नियति ने कहा कि हाँ हाँ चाची, रख लीजिए आप अपने पास ही से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिया ने कहा कि मेरे कहने का मतलब है कि मेरा मन नहीं लगता है तो मैं कुछ दिनों के लिए नियति को अपने पास रख लेती हूँ, ये मेरे साथ रहेगी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं इसके सारे टेस्ट भी यहाँ पर कर दूंगी। तो जिया अब नियति का ट्रीटमेंट करवाना चाहती
थी और फिर ये सुनकर तो निव्यांश के चेहरे पर बहुत ही बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो निव्यांश ने बहुत ही जल्दी के साथ कहा कि हाँ चाची, नियति यहीं पर रह लेगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं नियति के कपड़े ड्राइवर के हाथ से भिजवा दूंगा और आप पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करना। जितना भी पैसा लगेगा ना, बिना सोचे समझे खर्च कर देना। बस आप कैसे भी करके नियति को पूरी तरह से ठीक कर दीजिए। मुझे और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए आपसे। तो जिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। तो निव्यांश भी अब वहाँ से वापस आ गया और फिर उसने नियति की कलाई पकड़ी और जिया के सामने लेकर आ गया और फिर उसके फ़ोन में मैसेज किया कि नियति ने अभी मैसेज पढ़ा और फिर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। नियति का भी मन वहाँ से जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। उसने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। जिया नियति को लेकर अपने घर अंदर की तरफ चली गई। तो बाकी अब बंदरों की टुकड़ी प्रताप इंडस्ट्री के लिए निकल गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ रूही जो एक हॉस्पिटल में एडमिट थी, धीरे धीरे अब रूही ने अपनी आंखें खोल ली थी। तो उसकी नज़र अब सीलिंग पर जाती है। तो रूही ने अब अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई तो उसे महसूस हुआ कि वो अभी एक हॉस्पिटल में एडमिट है और आसपास कुछ नर्स काम कर रही थी। तो रूही अब जैसे ही उठने को होती है तो उसके सामने एक आदमी आ जाता है और फिर उसने रूही को ठीक से बैठा दिया और फिर उसकी कमर पर अपनी तकिया एडजस्ट कर दी और फिर रूही ने भी उस आदमी को देखा तो धीरे से बोली कि सर आप कौन और मैं यहाँ पर कैसे आ गई। तो उस आदमी ने भी अब अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा कि मेरा नाम है निहाल राजपूत और तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारी इतनी ज़्यादा चोट कैसे लगी। तो रूही ने भी कहा कि मेरा नाम है रूही। तभी उस कमरे में एक और आदमी आता है। तो रूही ने अब उस आदमी को देखा तो उस आदमी ने भी मुस्कुराकर रूही की तरफ देखते हुए कहा कि आप तबीयत कैसी है तुम्हारी, ठीक तो हो ना तुम। तो रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर तभी रूही ने उस दूसरे आदमी को देखकर बहुत ही धीरे से पूछा कि आप कौन है, आपका क्या नाम है। तो उस आदमी ने भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए रूही से कहा कि मेरा नाम है शुभ प्रताप सिंह। तुम आज सुबह हमारी गाड़ी से टकराने ही वाली थी और फिर तुम हमारी गाड़ी के सामने आकर बेहोश हो गई थी, इसीलिए हम दोनों तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गए। तो रूही अब शुभ और निहाल से काफी ज्यादा डर भी रही थी। वैसे भी अब तक वो जितने भी लोगों से मिली थी वो किसी पर भी यकीन नहीं कर सकती थी, क्योंकि हर इंसान ने उसे के साथ गलत ही करने की सोची थी। इसीलिए उसे शुभ और निहाल से भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वैसे भी शुभ और निहाल की पर्सनैलिटी कहीं से भी बूढ़ों वाली नहीं लगती थी। वो तो बस अभी भी दोनों ही जवान लगते थे। वो तो आज भी वैसे के वैसे ही थे जैसे कभी 25 साल पहले होते थे। रूही को तो उन दोनों की उम्र का अंदाजा भी नहीं हो रहा था। थोड़ी देर के बाद एक नर्स आती है और फिर नर्स ने रूही का चेकअप किया और फिर धीरे से बोलती है कि मैम आप कुछ खा लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी है, लगता है आपने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है ठीक से, शायद पिछले कई दिनों से आपने ठीक से ना कुछ खाया है ना ही आप सही से सोई हैं। तो रूही ने अभी कुछ भी नहीं कहा, बस गर्दन झुकाकर चुपचाप से बैठी रहती है। वो नर्स से क्या ही कहती कि वो किस सिचुएशन से निकल कर आई है, कैसे उसने अपनी जान बचाई है और वो कहाँ से आई है भटक कर। तो शुभ ने अब नर्स की तरफ देखते हुए कहा कि सिस्टर जाइए इसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आइए। वो नर्स अब 10 मिनट के बाद रूही के लिए फ्रूट्स लेकर आती है। तो नर्स ने अभी फ्रूट की प्लेट रूही के सामने रख दी थी, लेकिन रूही की हिम्मत अब खाना खाने की भी नहीं हो रही थी। उसे तो काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था और उसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वहीं नर्स का फ़ोन वाइब्रेट होता है और वो कमरे से बाहर चली जाती है। तो निहाल और शुभ दोनों ही अब रूही को देख रहे थे, लेकिन रूही की हिम्मत अब दोनों को देखने की भी नहीं हो रही थी, ना ही उसे फ्रूट खाने की हो रही थी। रूही तो अभी भी चुपचाप से बैठी थी। तो शुभ ने कहा कि क्या हुआ, कुछ खा क्यों नहीं रही हो तुम। तो रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उल्टे हाथ से फ्रूट खाने लगती है, लेकिन जिस स्पीड के साथ वो खा रही थी उस स्पीड से तो वो पूरा दिन भी खाती तो शायद उन फ्रूट्स को ख़त्म नहीं कर सकती थी। वो धीरे धीरे करके एक फ्रूट को खा रही थी। तो वहीं रूही को भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों आदमियों से क्या कहे। तभी निहाल कुछ सोचता है और फिर थोड़ी देर के बाद रूही के सामने थोड़ा आगे आता है और फिर उसने रूही के सिर पर अपना हाथ रखा और रूही जो एकदम से घबरा जाती है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है। तो उसने अभी निहाल को देखा और फिर निहाल के दिल में भी एक धड़क सी होती है। उसे भी बहुत अजीब लगा। निहाल को ऐसा लगा कि जैसे उसने दिशा को देख लिया हो और फिर जब निहाल दिशा को प्रताप हाउस लेकर आया था तो शायद दिशा भी बिल्कुल ऐसी ही थी। बिल्कुल सेम कंडीशन आज रूही की दिशा जैसी ही थी, सहमी और डरी सी। तो निहाल ने भी अपना हाथ अभी पीछे खींच लिया और फिर एक स्टूल लेकर आया और रूही के बेड के पास उस स्टूल को रखकर उस पर बैठ गया। तो निहाल ने बहुत ही प्यार से और धीरे से कहा कि तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी फैमिली का क्या नाम है, चलो हम तुम्हें तुम्हारे
फैमिली से मिला देते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दो, मैं अभी उन्हें कॉल करके बुला लेता हूँ। तो अब तो रूही की आंखों में जो भी आंसू से वो भरी हुई थी वो एकदम से छलकने लगी थी। उसके आंसू उसके गाल पर लुढ़क कर आने लगे थे, उसके ड्रेस में खोने लगे थे। तो शुभ अब अपनी आदत से मजबूर था। उसने भी कमेंट मारते हुए बोला कि क्या जीजू आपने लड़की को रुला दिया यार। तो निहाल ने भी अपने हाथ फैलाकर शुभ को देखा और फिर थोड़ा सा धीरे से बोला कि अरे अरे यार मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है इसे, मैंने तो बस यही पूछा है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ पे है, मैं उन्हें बुला देता हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। अब इसमें रोने वाली क्या बात है, तुम ही बताओ। तो शुभ ने अब निहाल को थोड़ा सा गुस्से में देखा और फिर बोला कि जीजू एक बात बताऊं आपको, आपको बस नव्या ही संभाल सकती है और कोई नहीं। बाकी लड़कियों से बात करने की समझ ही नहीं है आपको, जरा सा भी कुछ नहीं सोचते हो। आपका पता नहीं है क्या लड़कियों को कैसे बात करते हैं। अब तो निहाल को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था शुभ की बात सुनकर। तो शुभ से ज़्यादा तो अब निहाल ने लड़कियों को प्रपोज किया था और फिर आज शुभ उसे ही कह रहा था कि उसे लड़कियों से बात करना नहीं आता है। अब तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो निहाल ने भी शुभ की तरफ देखते हुए कहा कि आजा आजा, तू आकर खुद ही बात कर ले। तो शुभ भी आता है और फिर उसने रूही से कहा कि देखो रो मत, तुम बताओ तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है, तुम्हारी फैमिली कहाँ पर रहती है, हम तुम्हें छोड़कर आएंगे। अब तो रूही और भी ज़्यादा तेज रोने लगती है और ये देखकर तो निहाल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो निहाल और शुभ दोनों ही अब एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की इतना ज़्यादा रो क्यों रही है। फाइनली निहाल ने भी नील का पैर आजमाते हुए कहा कि बच्चा तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है तुम्हें, बताओ ना हमें। बच्चा सुनकर अब रूही ने भी निहाल की तरफ देखा। तभी शुभ ने भी थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ कहा कि हाँ इनकी शक्ल पर मत जाओ, ये लगभग 50 साल के हो गए हैं और मैं भी 45 साल का हूँ। हम देखने में बस 30 के और 35 के लगते हैं, बट सच कहूँ तो एक्चुअली हमारी यही एज है। तुम्हें पता है कि हम 2 जवान बच्चों के बाप भी हैं, हमारे 2 जवान बेटे हैं। और तुम ये बाहर जाकर किसी को बताना मत कि हम इतने ज़्यादा एजेड हैं, हम दोनों अभी जवान बच्चों के बाप हैं, समझी ना, वरना हमें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन तुम्हारी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, मैं तो इतना ज़्यादा सच के साथ कह सकता हूँ। चलो अब मुझे जल्दी से बताओ कि क्या हुआ है, बताओ बच्चा क्या हुआ है। तो रूही ने फिर से सुबकते हुए कहा कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। अब तो निहाल को और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा था रूही के लिए, उसे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। निहाल को वो मंजर याद आ गया था जब उसने दिशा को चिराग से बचाया था। तो निहाल ने अब रूही का मूड थोड़ा सा लाइट करते हुए कहा कि बच्चा बच्चा अगर तुम्हारी फैमिली नहीं है तो क्या हुआ, इसमें रोने वाली क्या बात है, तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रही हो। तुम एक काम करो, मुझे अपना चाचू समझ लो और इसे अपना अंकल, अब ठीक है ना, अब तुम्हारी फैमिली बन गई। तो शुभ ने अभी हैरानी से निहाल को देखा और फिर रूही को देखते हुए कहा कि मैं भी चाचू हूँ, कोई अंकल वंकल नहीं हूँ, समझी तुम, मुझे भी चाचू ही कहना। तो रूही तो अब उन दोनों को देख रही थी और फिर अभी रूही को इन दोनों से मिले हुए कितना ही टाइम हुआ था। तो निहाल और शुभ ने अब रूही को अपने साथ कंफर्ट भी कर लिया था। रूही को भी अब उन दोनों के साथ सेफ महसूस हो रहा था। रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो निहाल ने रूही के सामने रखी हुई प्लेट उठाई और फिर रूही को फ्रूट खिलाने लगता है और बीच बीच में खुद भी खाने लगा था। तो रूही अब इस वक्त निहाल और शुभ के साथ खुद को बहुत ही ज़्यादा महफूज महसूस कर रही थी। हालांकि ना तो वो निहाल को जानती थी और ना ही वो शुभ को जानती थी, मगर फिर भी उनकी बातें रूही को बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी और उसे लग रहा था कि शायद वो दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। उसे लग रहा था जैसे कोई अपना ही है जो उसका ख्याल रख रहा हो, उसे अपनापन दे रहा हो। तो निहाल के प्यार से अब फ्रूट खिलाने पर रूही का दिल और भी ज़्यादा भर आया था। तो निहाल ने ये बात समझ ली थी कि रूही इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रही है। शायद आज तक उसे किसी ने भी इतने प्यार से खाना नहीं खिलाया होगा, ना ही किसी ने इतना प्यार किया होगा। तो निहाल ने अब अच्छे से रूही को अच्छे से सारे फ्रूट खिला दिया था और फिर तभी उस कमरे में डॉक्टर आता है। तो शुभ ने अब डॉक्टर की तरफ देखकर कहा कि डॉक्टर इस लड़की की डिस्चार्ज कब होगी, हमें बताइए। तो डॉक्टर ने कहा कि हाथ में चोट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप घर पर ठीक से इनका ध्यान रखेंगे तो आज ही ये डिस्चार्ज इन्हें मिल जाएगा। तो शुभ ने अब डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा कि ठीक है, आप इन्हें डिस्चार्ज करने के पेपर रेडी करवाइए, हम इस लड़की को आज ही अपने साथ लेकर जाएंगे। अब तो रूही को थोड़ा सा डर भी लगने लगा था। उसे लग रहा था कि शायद ये दोनों वही आदमी तो नहीं है जैसे कि उस मास्क मैन ने उसके साथ किया था। तो रूही ने कहा कि लेकिन आप दोनों मुझे कहाँ पर लेकर जाएंगे। तो निहाल ने कहा कि तुम बताओ कहाँ पर जाना चाहती हो तुम, हम तुम्हें वहीं पर लेकर चलेंगे। तो रूही ने भी अब अपनी मासूमियत के साथ चलते कहा कि मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दीजिए, मेरा तो
वहीं पर घर है। तो निहाल को तो अब फिर से वो मंजर याद आ गया था कि जब किट्टू को लेने वो अनाथ आश्रम में गए थे और फिर सोमवती लड़कियों की तस्करी करती थी वहां पर। तो निहाल का मन अभी बिल्कुल भी ये गवाही नहीं दे रहा था कि वो रूही को लेकर अनाथ आश्रम में उसे छोड़कर आए। उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी कि तभी निहाल का फोन धीरे से वाइब्रेट होता है। तो निहाल ने भी मैसेज रीड किया, उसमें लिखा था कि पापा, हम वृंदा चाची को प्रताप इंडस्ट्री लेकर आ रहे हैं, आप हमें वहीं पर मिलिए, आप ना जल्दी से आ जाइए, वृंदा चाची आ रही हैं। तो निहाल ने भी ओके लिखकर निव्यांश को मैसेज सेंड कर दिया था। तो निहाल ने अब शुभ को देखा तो शुभ ने कहा कि मेरी तरफ क्या देख रहे हो तुम, लेकर चलते हैं प्रताप हाउस। और कहाँ, वैसे भी बंदरों की टुकड़ी तो ज्यादातर घर से बाहर ही रहती है ना, ये घर में रहेगी तो हमारी बीवियों का मन भी लगा रहेगा और ये भी जल्दी से ठीक हो जाएगी। शुभ ने भी कमेंट मारते हुए कहा कि हाँ हाँ जीजू, अब तो आपकी वाली भी हमारे घर पर ही आकर रहने लगी है। तो निहाल ने भी हंसकर कहा कि हाँ तो क्या करती वो, मैं तो ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ ना। तो निर्भय भी अब प्रताप हाउस में ही ज्यादातर पड़ा रहता है, तो नव्या अब अकेली हमारे घर पर क्या ही करती, इसीलिए वो भी आकर प्रताप हाउस में ही रहने लग गई, तुझे क्या प्रॉब्लम है क्या। तो निहाल और शुभ दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे और फिर रूही जो उन दोनों की बातों को सुन रही थी और हैरानी से देख रही थी। फिर भी रूही ने थोड़ा सा हिम्मत करते हुए कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना है आपके साथ, मुझे आप प्लीज अनाथ आश्रम में ही छोड़ दीजिए, मैं वहीं पर रह लूंगी। आप दोनों ने मेरी इतनी हेल्प की है उसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू, आप मेरे लिए और ज्यादा परेशान मत हुई प्लीज। तो शुभ भी आगे आता है और फिर उसने रूही की बाजुओं को पकड़ा और उसे बहुत ही प्यार से बेड से उतारा। तो वहीं निहाल उसके लिए अब स्लीपर्स लेकर आया था और फिर उसने रूही को स्लीपर्स पहनाने के लिए कहा और फिर रूही ने स्लीपर्स को पहन लिया था। तो निहाल ने अभी फिर से कहा कि बच्चा प्लीज़, हमने कहा ना कि तुम हमारी फैमिली के पास में रहोगी तो वहाँ पर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, तो बस तुम हमारे साथ ही रहोगी, हमारी फैमिली के पास ही रहोगी, समझी तुम, वहाँ पर तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा, तुम वहाँ पर बिल्कुल सेफ रहोगी। तो शुभ निहाल रूही को समझा कर अपने साथ हॉस्पिटल से बाहर लेकर आ गए थे। तो वहीं रूही जो लगातार अभी उन्हें मना किए जा रही थी, क्योंकि एक तो उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था और फिर दूसरा वो किसी अनजान फैमिली में रहना भी नहीं चाहती थी, कहीं ना कहीं उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर सता रहा था। तो निहाल ने रूही की बाजुओं को पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी के बैक सीट पर बैठाते हुए कहा कि प्लीज़ बच्चा, डरो मत तुम प्लीज़, हम तुम्हें अपने घर लेकर जा रहे हैं, हम तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएंगे, जहाँ मेरी बीवी है, इसकी बीवी है, हमारी दादी है, दादू हैं और तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे भी हैं, चलो हमारे साथ तुम वहाँ पर रहोगी ना तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा हमारी फैमिली के साथ। तो रूही ने भी अब निहाल की दोनों बाजू पकड़कर कहा कि सर आप प्लीज़ समझ नहीं रहे हैं, मैं आपके साथ जाने में कंफर्ट नहीं हूँ, प्लीज़ आप मुझे अनाथ आश्रम में ही छोड़ दीजिए। अब तो शुभ ने भी गाड़ी की तरफ झुकते हुए कहा कि रूही एक काम करो, तुम कुछ दिन हमारे घर पर रह लो, जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक बस हमारे घर पर रह लो, जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी ना तो जहाँ तुम जाना चाहती हो वहाँ पर चली जाना, हम में से तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा, लेकिन प्लीज़ जब तक तुम अभी ठीक नहीं हो जाती हो ना तब तक तुम हमारे साथ हमारे घर पर चलो, वहीं पर रहना है तुम्हें। अब रूही के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि शुभ ने उसे अभी कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिया था। और थोड़ी देर के बाद शुभ जो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और फिर निहाल उसके बराबर में बैठ गया और करीब 1 घंटे के बाद शुभ ने गाड़ी प्रताप हाउस के बाहर आकर रोक दी थी। तो निहाल और शुभ दोनों ही अब गाड़ी से बाहर उतरे और फिर शुभ ने गाड़ी का बैक सीट का गेट खोला और फिर रूही को उतरने के लिए कहा। तो रूही अब शुभ की आंखों में ही देख रही थी, उसे थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा था और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घबराहट भी। और फिर शुभ ने बहुत ही प्यार से देखकर कहा कि आओ उतरो बच्चा, तुम यहाँ पर बिल्कुल सिक्योर फील कर सकती हो, अगर तुम्हारा मन यहाँ पर नहीं लगा ना तो मैं खुद ही वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हें अनाथ आश्रम में खुद ही छोड़कर आऊँगा, बस 1 हफ्ते की बात है, एक बार उतरो तो सही, मेरे परिवार से तो मिल लो। तो शुभ के इतना ज़्यादा कहने पर रूही भी उतर गई और फिर रूही को लेकर वो दोनों ही प्रताप हाउस के अंदर आ जाते हैं। तो रूही तो अब प्रताप हाउस को ही देख रही थी, उसने आज से पहले इतना सुंदर घर कभी भी नहीं देखा था। तो प्रताप हाउस अब सचादेवा हाउस से भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो रूही अब उस घर को ऐसे देख रही थी जैसे उस घर को अपनी आंखों में ही संभालेगी, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रूही ने मन ही मन खुद से कहा कि कितना खूबसूरत सा घर है और कितना बड़ा भी है ये घर, मैं अगर इस घर में काम भी मांगूंगी ना तो शायद मुझे काम भी मिल जाएगा, यहाँ पर मैं आराम से रह सकती हूँ। तभी रूही के कानों में शुभ की आवाज़ आती है कि पिकाचू,
पिकाचू देखो मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को लेकर आ गया हूँ, जल्दी से आओ। और ये सुनते ही निहाल के चेहरे पर तो बहुत बड़ी सी हंसी आ गई थी और वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर उसने एक पंच बनाकर शुभ की कमर पर मारा और फिर शुभ ने भी अपनी कमर को थोड़ा सा आगे करके कहा, अरे जीजू अब तो बुढ़ा हो गया हूँ मैं, झेलने की हालत में नहीं हूँ, प्लीज इतनी तेज मत मारा करो, जरा सोच कर ही मारा करो अब मुझे। तो निहाल ने कहा कि तू नहीं सुधरेगा कभी भी, मुझे पता है आज तू जरूर पिटेगा, आज भी अपनी पिकाचू को उतना ही परेशान करता है जितना कि तू पहले किया करता था उसे। तो वहीं शुभ की आवाज सुनकर घर की चारों औरतें अब बाहर आ जाती हैं। तो वही चारों अब रूही को देखने लगती हैं। तो वही रूही जो उन चारों को ही थोड़ी सी सहमी हुई सी दिख रही थी। तो किट्टू ने भी अब शुभ की तरफ देखते हुए कहा कि शुभ भैया ये लड़की कौन है। तो शुभ ने भी अब रूही के दोनों कंधों को पकड़कर उन चारों के सामने ले जाकर कहा कि ये है रूही, रूही आज से हमारे साथ इसी घर में यहाँ पर ही रहेगी। इसका एक्सीडेंट हो गया था हमसे और फिर इसके हाथ में भी चोट लग गई है, जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है ना तो ये आज से हमारे प्रताप हाउस में ही रह लेगी। तो अवनी भी आगे आती है, उसने रूही का हाथ पकड़कर कहा कि हाँ 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 क्यों नहीं, वैसे भी छोटे पैंथर का कॉल आया था कि स्नो वाइट जिया दी के घर पर रुक गई है और फिर स्नो वाइट के बिना हम सबका मन भी नहीं लगता है, उसके बिना मुझे भी बहुत ही ज्यादा अकेला अकेला लगता है, लेकिन अब ये रूही आ गई है ना तो हम सब का मन फिर से लगने लगेगा, हम सब इसके साथ बहुत मस्ती करेंगे। दिशा भी रूही के पास आई और बोलती है कि फैमिली कहाँ पर है तुम्हारी। तो रूही ने भी अब निहाल की तरफ देखा तो निहाल ने कहा कि दिशा रूही की कोई भी फैमिली नहीं है, ये बस अकेली है। तो निहाल की बात सुनकर अब दिशा को अपनी याद आ जाती है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था रूही के लिए। दिशा भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी और फिर उसने भी रूही के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा कि फैमिली नहीं है तो क्या हुआ, हम सब तो है ना, हम सब है ना तुम्हारी फैमिली, आज से तुम्हारी फैमिली हम है, आज से तुम हमें ही अपनी फैमिली समझ लो, ठीक है, आज के बाद कभी मत कहना कि तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है। तो शुभ ने अभी फिर से दिशा की तरफ देखते हुए कहा कि पिकाचू हमें जाना होगा, बंदरों की टुकड़ी हमारा ऑफिस में इंतजार कर रही होगी, इसीलिए हमारा जल्दी से निकलना होगा, जरूरी है अब। तो निहाल ने भी अब नव्या को देखकर कहा कि अपना भी ध्यान रखना और इस लड़की का भी ध्यान रखना। इतना कहकर शुभ और निहाल दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं प्रताप इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि उन्हें वृंदा के साथ बैठकर अभी केस पर डिस्कशन भी करना था। तो वहीं रूही उन चारों को ही देख रही थी और फिर रूही अभी भी बहुत ही ज़्यादा सबको देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील कर रही थी, उसे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। तभी अवनी ने भी एक सर्वेंट को देखकर कहा कि ये लड़की आज से हमारे पास में रहेगी, इसके लिए कमरा तैयार करवा दो, हर एक चीज होनी चाहिए इसके कमरे में। तो सर्वेंट ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और वहाँ से अंदर की तरफ चला गया। तो वहीं रूही अभी भी उन चारों औरतों को पास में ही खड़ी थी और उन चारों को समझने की कोशिश कर रही थी। वो चारों ही अब रूही को देख रही थी और फिर उन चारों को भी एक शरारत सूझती है और फिर चारों ही धीरे धीरे रूही के आसपास चक्कर लगाने लगती हैं। अब रूही को उन सब से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। तभी अवनी ने कहा कि तो रूही नाम है तुम्हारा, अच्छा बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, ये मत समझना कि तुम इस घर में आ गई हो तो यहाँ की महारानी बन जाओगी, हम सब पर तुम अपना हुक्म चलाओगी, ये तो बिल्कुल अपने दिमाग में ही मत लाना, यहाँ पर मेरा राज चलता है मेरा, तो अपनी आवाज हमेशा नीचे करके ही रखना, समझी तुम। अब तो रूही की सांस एकदम से अटक गई थी और फिर उसने हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी और डरी हुई नजरों से झुका ली थी। तो थोड़ी देर के बाद नव्या ने भी अब रूही की तरफ चारों और घूमते हुए कहा कि ये जो निहाल थे ना वो है मेरे हस्बैंड, वो तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं, इसीलिए तुम यहाँ पर रह रही हो, वरना तुम्हें यहाँ पर रखने का इरादा हम में से किसी का भी नहीं था, हम में से कोई भी तुम्हें यहाँ पर नहीं रखना चाहता है, समझी ना तुम। इसीलिए हम चारों जो भी काम बताएंगे तुम्हें वो सारे काम कर देना अच्छे से और जल्दी जल्दी। और अगर निहाल और शुभ से तुमने शिकायत करने की सोची भी ना तो सच कहती हूँ तुम्हारा जीना हराम कर देंगे हम, समझी तुम। तो रूही ने अब हल्की से फिर से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन डर के मारे उसकी आंखों में पानी आ गया था। तभी किट्टू ने भी रूही के चारों ओर घूमते हुए कहा कि और हाँ इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ये हमारे घर का मैटर है, अगर तुमने बीच में आने की कोशिश भी की ना तो तुम्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दूंगी, बस अपने काम से काम रखना, कल से तुम सारा किचन का काम संभालोगी, 3 टाइम अच्छे से खाना बनाओगी, पर ये जो तुम अपने हाथ को लपेट कर पकड़ कर खड़ी हुई हो ना इसका बहाना बनाकर काम मत टालना, समझे तुम। पूरा काम तुम्हें ही करना होगा, तुम्हें सारा काम अकेले करना पड़ेगा बिना किसी बहाने के और बिना किसी शिकायत के। अब तो रूही की आंखें में ठहरे हुए आंसू बह गए थे और फिर उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी और फिर आखिरी में दिशा ने भी रूही को थोड़ा सा डराते हुए कहा कि और हाँ इस घर में कुछ भी गलत होता हुआ देखा तो तुम अपनी आंखें बंद कर लेना, समझी तुम, ज्यादा
क्रांतिकारी बनने की मत सोचना, नहीं तो तुरंत के तुरंत इस घर से निकाल दूंगी। जब तक यहाँ पर होना बस गूंगी बहरी बनकर ही रहो, ज़्यादा चूँ चाँ की ना तो खींच कर एक गाल पर चप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे। अब तो रूही से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके आंसू और भी ज़्यादा तेज बहने लगते हैं। तो रूही ने भी अब अपने एक हाथ से अपने आंसुओं को साफ करने लगती है और फिर उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी और फिर तभी चारों एकदम से रुक जाती हैं और फिर हाथ बांध कर रूही को घूर कर देख कर एक टोन में आवाज़ से बोलती है कि मुँह से बोलोगी कि तुम्हें क्या समझ में आया या फिर बस ऐसे आंसू ही टपकाओगी। रूही ने भी अब चारों की तरफ अभी तक नहीं देखा था और फिर अपने आंसुओं को बहने से रोकती रहती है और फिर अपनी टूटी फूटी जुबान से धीरे से बोलती है कि मैं इस घर का सारा काम अच्छे से करूंगी, किसी से भी कुछ नहीं कहूंगी, किसी को भी कोई जवाब नहीं दूंगी, कुछ भी गलत होगा तो अपनी आंखें बंद कर लूंगी, किसी से भी कोई शिकायत नहीं करूंगी और ना ही आप सबको शिकायत करने का कोई भी मौका दूंगी। आप सब मुझे काम बता दीजिए, मैं अभी ही सारा काम कर दूंगी। तो रूही को अब ऐसे रोता हुआ देखकर उन चारों को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा था। उसने रूही पर बहुत तरस आ गया था। वो तो बस रूही के साथ ऐसा थोड़ा सा मजाक कर रही थी, उसे डरा रही थी, लेकिन रूही तो कुछ ज़्यादा ही डर गई थी, उनकी बातों का गलत मतलब समझ लिया था। तो अवनी से भी अब देखा नहीं गया और फिर उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर रूही को अपने गले लगाकर उसे कस के कहा कि यार हम तो मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ, वो क्या है ना कि सारा दिन हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं अकेले घर पर, सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ी सी मस्ती कर ले, लेकिन क्या करें तुम तो सच में रोने लगी, तुम्हें तो बुरा लग गया। तो किट्टू ने भी अब रूही की कमर को थोड़ा सा रब करते हुए कहा कि वो हम ना टीवी सीरियल कुछ ज़्यादा ही देखते हैं, इसीलिए थोड़ी सी बिगड़ गई हैं। वो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं ना और वो भी शादी नहीं करते हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन टीवी देख देख कर हमारे अंदर सास प्रवेश कर गई थी, इसीलिए तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक कर लिया, वही सासपन हम तुम्हें दिखा रही थी और कुछ नहीं। अब चुप हो जाओ, रो मत तुम प्लीज़। तो वहीं रूही को तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फिर तभी किट्टू ने नोटिस किया कि रूही के हाथ से अभी खून आने लगा था, उसे थोड़ा थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था। तो किट्टू ने अब रूही के हाथों को पकड़ा और फिर अवनी को देखकर बोलती है कि भाभी इसके हाथ में तो खून आ रहा है, लगता है इसके घाव को कुछ ज़्यादा ही मरहम की ज़रूरत है। तो रूही की बाजू देखकर अब चारों ही एकदम से घबरा जाती हैं। नव्या ने भी जल्दी से कॉल करके एक फीमेल डॉक्टर को प्रताप हाउस में आने के लिए कह दिया था। तो वहीं अब अवनी तो रूही को लेकर रूही के कमरे में आ गई थी। उन्होंने रूही को बेड पर अच्छे से बैठाया और फिर किट्टू ने रूही के हाथ की पट्टी धीरे धीरे करके खोलना शुरू कर दी थी। रूही को अब बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो आवाज़ तो ज़्यादा नहीं कर रही थी, मगर दर्द के मारे उसके आंसू बहुत तेज तेज बह रहे थे। तो वहीं रूही को दर्द में देखकर अब चारों का दिल एकदम से भर आया था, उन चारों को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अवनी ने रूही के सिर पर अपना हाथ लगाया और उसका सिर अपने सीने से लगा लिया और फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोलती है कि बस बस रूही, डॉक्टर आने ही वाली हूँ कि अभी ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दर्द बंद हो जाएगा, अभी मैं उनसे कह दूंगी तुम्हें दर्द का इंजेक्शन लगवा दूंगी और फिर तुम्हारा दर्द जल्दी से बंद हो जाएगा, फिर तुम्हें दर्द नहीं होगा बेटा, हम सब तो बस मजाक कर रहे थे तुम्हारे साथ, हमें क्या पता था कि तुम इतना ज़्यादा दिल पर ले लोगी और तुम इतना ज़्यादा परेशान होकर रोने लगोगी, हमें माफ़ कर दो। तो वही रूही अब अवनी के गले लगकर बहुत ज़्यादा रो रही थी और फिर उसके मुँह पर एकदम से निकलता है कि दर्द हो रहा है माँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अवनी ने भी अब रूही पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और फिर बोलती है कि बस बस बच्चा ठीक हो जाएगा, रोते नहीं है, प्लीज़ रो मत, अभी डॉक्टर आ जाएंगी। तो वहीं किट्टू ने भी जब रूही को दर्द में देखा तो दिशा की तरफ देखकर बोलती है कि दिशा, डॉक्टर को फ़ोन लगा कर देखो कहाँ पर रह गई हैं, अभी तक आई क्यों नहीं, इसको तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो दिशा ने भी फिर से एक बार डॉक्टर को कॉल किया और फिर करीब 10 मिनट के बाद वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर आ जाती हैं। उस डॉक्टर ने अभी रूही के हाथ पर बैंडेज कर दी थी और फिर उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया था। थोड़ी देर के बाद रूही को भी नींद आ गई थी और वो अपने बेड पर आराम से लेटकर सो गई थी। अवनी और किट्टू ने भी रूही को ठीक से बेड पर लेटा दिया था और फिर किट्टू ने कहा कि भाभी आप चली जाइए, मैं इसके पास यहाँ पर बैठी रहूंगी, के पास में ही बैठी हूँ, आप जाइए भाभी, यहाँ से उठेगी तो मैं इसे मेडिसिन भी दे दूंगी और इसका अच्छे से ख्याल भी रखूंगी। तो अवनी ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई, मगर उसे रूही के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो वहीं किट्टू जो
रूही के पास में ही बैठी रहती है। तो वहीं किट्टू अभी भी रूही को ही देख रही थी और उसे वो वक्त याद आ रहा था जब रुद्र ने उसका जीना हराम किया हुआ था, उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया था और हमेशा परेशान करते रहते थे। और फिर तभी किट्टू का फोन वाइब्रेट होता है। वो फोन किसी और का नहीं था बल्कि रुद्र का ही था, जिसे देखकर किट्टू अभी थोड़ा सा मुस्कुराती है। तो किट्टू ने अपने फोन की स्क्रीन पर रुद्र का नाम देखा तो उसे हल्का सा फिर गुस्सा भी आ गया था और फिर उसने गुस्से में फोन उठाकर कहा कि कहिए कहिए क्यों फोन किया है आपने, क्या जरूरी काम आ गया है आपको मुझसे जो आपने मुझे फोन कर दिया है। तो वहीं रुद्र जो अपने होटल के रूम में बैठा हुआ था, उसने जब किट्टू की ऐसी गुस्से में आवाज सुना तो एक बार फिर फोन को देखा और फिर अपने मन ही मन बोला कि लगता है लिटिल खरगोश किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है, मगर मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, मैं तो वहाँ पर हूँ भी नहीं यार, ये मुझसे क्यों गुस्सा हो गई, अब पता नहीं क्या है, मेरा क्या ही करेगी ये, गुस्से में मेरी जान ही ले लेगी। तो रुद्र ने भी बड़े ही प्यार से कहा कि क्या कर रहा है मेरा लिटिल खरगोश, मुझसे क्यों गुस्सा है, क्या हुआ। तो किट्टू भी इस वक्त रूही के माथे पर अपना हाथ रखकर उसे थपकियां दे रही थी, उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। तो किट्टू ने फिर से गुस्से में कहा कि आपकी तरह फ्री नहीं हूँ मैं, काम कर रही हूँ मैं, समझे, कहिए क्या काम था आपका मुझसे। तो रुद्र भी अब समझ गया था कि किट्टू अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और अब उसे अच्छे से सुनाने वाली है, इसीलिए रुद्र ने अभी एक अच्छे पति की तरह किट्टू की तारीफ करते हुए कहा कि हाय मेरा लिटिल खरगोश, तुम्हारी याद बहुत ज्यादा याद रह रही है, तो मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं प्लीज आ जाओ ना मेरे पास। यहाँ आए हुए बस 2 दिन हो गए हैं, लेकिन एक पल के लिए भी तुम्हारा ख्याल मेरे दिल से जाता नहीं है, हर वक्त तुम्हें याद करता रहता हूँ, तुम्हारे सुनहरे सुनहरे बाल जिनके साए में मैं हमेशा रहना चाहता हूँ वो मुझे बहुत ही ज्यादा याद आ रहे हैं, तुम्हारी आंखें जिनमें मैंने अपने लिए बस इंतजार देखा है, अपने लिए बस प्यार देखा है, वो याद देखी है जो बहुत ही ज्यादा करती थी तुम मेरे लिए, वो मुझे सब याद आ रहा है। तुम्हारे छोटे छोटे से हाथ जब मेरे चेहरे को छूते रहते हैं ना, मैं अपनी सारी थकावट को भूल जाता हूँ। किट्टू तो फिलहाल मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आ रही है, मन कर रहा है कि काश तुम यहाँ पर होती ना, तो सच कहता हूँ तुम्हें अपनी बाहों में समेट कर मैं आराम से सो जाता। मुझे ना इस वक्त तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करने का मन कर रहा है, 2-3 दिन हो गए हैं ठीक से सोया भी नहीं हूँ। फिर समझ में आया कि नींद क्यों नहीं आ रही है मुझे, क्योंकि मेरा लिटिल खरगोश तो मेरे पास में ही नहीं है, इसीलिए मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। तो वहीं रुद्र का ये पैटरा काम कर गया था और किट्टू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। किट्टू ने भी बहुत ही प्यार से कहा कि रुद्र मुझे भी आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, लेकिन आपने ही तो कहा था ना कि आप कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहे हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है आपको, इसीलिए आप अपने अच्छे से ध्यान से काम में अपना मन लगाइए और जल्दी से उसे पूरा कर दीजिए और फिर मेरे पास आ जाइए। आप जब वापस आएंगे ना तो हम साथ में मंदिर चलेंगे और साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे। मंदिर सुनकर रुद्र ने भी हल्का सा मुंह बनाकर कहा कि यार कल सच में हमारी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है क्या, जो अब हम मंदिर में जाएंगे वहाँ पर प्रार्थना करेंगे, हम डेट पर जाने की जगह मंदिर जाएंगे क्या। तो रुद्र की बात पर अब किट्टू को तो बहुत ज्यादा हंसी आ गई थी और फिर किट्टू भी हंसकर बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, अब डेट पर जाने की उम्र हमारे बच्चों की है, हमारी नहीं, हम डेट पर नहीं मंदिर जाएंगे। और फिर रुद्र और किट्टू अब ऐसे ही खट्टी मीठी बातें करते हुए, तो वहीं किट्टू अब धीरे धीरे से रूही के पास में आकर लेट गई और फिर उसने भी रूही को खुद से चिपका लिया और उसे सोने के लिए अपने पास लेटा लिया। थोड़ी देर के बाद बात करने के बाद किट्टू ने भी फोन को कट कर दिया और फिर वो भी रूही को देखने लगती है। उसने रूही के माथे पर किस किया और फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर उसकी भी रूही के साथ आंखें लग जाती हैं और वो भी रूही के पास में ही लेटकर सो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ शुभ ने गाड़ी प्रताप इंडस्ट्री के बाहर आकर रोक दी थी। तो शुभ और निहाल दोनों ही अब गाड़ी से उतर गए थे और उतर कर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी निहाल ने शुभ की तरफ देखते हुए कहा कि शुभ तुझे तो छोड़ भी देगी वो, लेकिन मुझे तो 4 बातें जरूर सुनाएगी, मुझे 4 बातें सुनाए बिना नहीं मानेगी। तो निहाल की बात सुनकर तो शुभ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर दोनों ही प्रताप इंडस्ट्री के अंदर चले जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद सब निहाल के कैबिन में बैठे हुए थे और फिर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी बंदरों की टुकड़ी निव्यांश के कैबिन में बैठी हुई थी। वहीं निहाल के कैबिन में इस वक्त शुभ, निहाल और वृंदा और वीरू बैठे हुए थे। चारों ही एक दूसरे को देख रहे थे। वृंदा काफी ज्यादा गुस्से में निहाल को घूर रही थी और फिर निहाल जैसे तैसे अपनी नजरें वृंदा से बचा रहा था, जैसे वो उससे बचना चाहता हो अपने आप को। तभी वृंदा ने फिर से गुस्से में कहा कि मुझसे नजरें चुराने की जरूरत नहीं है, इसे बीता हुआ वक्त वापस नहीं आएगा,
मानो ना मानो लेकिन हमारे घर की बेटियां तुम प्रताप ब्रदर की वजह से ही किडनैप हुई हैं, समझे तुम। मुझे अच्छे से पता है तुम लोगों की वजह से ही आज हमारी बेटियां हमारे पास नहीं है। अब तुम नजरें तो ऐसे चुरा रहे हो जैसे कितने ही सरदा शरीफ हो तुम। तो निहाल ने भी नजरें चुरा कर वीरू को देखकर कहा कि वीरू यार प्लीज समझाना अपनी बीवी को, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वीरू कुछ बोलता उससे पहले ही वृंदा ने गुस्से में निहाल की तरफ घूर कर देखा और फिर बोले कि वीरू तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं है, मेरा हस्बैंड है, समझे तुम। थोड़ा तमीज से बात करो। और ये वीरू वीरू क्या होता है? वीरेंद्र शेखावत नाम है इनका, समझे, तो इनका नाम वीरेंद्र ही करके बुलाओगे तुम। ये सुनते ही निहाल की आंखें अब हैरानी से फैल गई थी, क्योंकि उसे तो आज तक पता ही नहीं था कि वीरू का पूरा नाम क्या है। वीरेंद्र शेखावत नाम है वीरू का। तभी वहीं शुभ जो वृंदा की बात पर काफी ज्यादा हंस तो रहा था, लेकिन फिर उसने किसी को भी ये महसूस नहीं होने दिया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर किसी ने भी उसे हंसता हुआ देखा तो सबका गुस्सा बढ़ जाएगा। वो वृंदा की बातों को एंजॉय कर रहा था और फिर तभी शुभ ने भी बड़ा सा मासूम सा चेहरा बनाकर कहा कि अच्छा भाभी, जय भैया का पूरा क्या नाम है ये तो बता दीजिए मुझे। तो वृंदा अब लगभग गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या यार, जितेंद्र शेखावत नाम है उनका। तो शुभ ने भी अब अपना सलाइवा गटकते हुए कहा कि अच्छा भाभी, समझ गया, इतना ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रही हो आप, प्लीज हमारी बात भी तो सुन लीजिए एक बार। लेकिन वृंदा का गुस्सा तो कम ही नहीं हो रहा था, उसे तो अब और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था निहाल और शुभ पर। उसने ना जाने कितने सालों के बाद शुभ और निहाल को देखा था और फिर वो अपना सारा गुस्सा शुभ और निहाल पर ही निकाल लेना चाहती थी। उसने बहुत सारी बातें निहाल और शुभ को सुना दी थी। तो शुभ की बात सुनकर अब वृंदा गुस्से में कुछ बोलती उससे पहले ही वीरू ने वृंदा की कलाई को पकड़ा और फिर उसे अपने पास बैठने का इशारा किया और फिर वीरू की बात मानकर वृंदा भी वीरू के पास आकर सोफे पर ही बैठ जाती है। तो वीरू और वृंदा दोनों ही अब सोफे पर बैठे थे। तभी शुभ ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या बात है, आप दोनों का प्यार तो अभी भी वैसा का वैसा ही है जैसा कि 25 साल पहले था। वाह, कितना ज्यादा प्यार करते हो आप दोनों ही एक दूसरे से। तो शुभ ने अब ये बात इतनी ज्यादा सरादर भरे अंदाज में कही थी कि वृंदा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी धीरे धीरे मुस्कुराने लगी थी। तो वहीं वीरू भी अब अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया था, क्योंकि शुभ को तो वो पहले से ही जानता था। और थोड़ी देर के बाद चारों ही शोभित के केस का पर डिस्कशन करने लगते हैं और फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ था कि वृंदा वीरू और निहाल और शुभ के साथ शोभित का केस लड़ने के लिए दिल्ली जाएगी और उसका केस पूरी ईमानदारी के साथ लड़ेगी। तो इधर दूसरी तरफ बंदरों की टुकड़ी जो प्रताप हाउस पहुंची हुई थी। तो चारों ही भाई अब बात करते हुए सीधा गार्डन से होते हुए अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी संकल्प का ध्यान अभी गार्डन में बैठी हुई रूही पर जाता है। तो संकल्प ने भी जब रूही को देखा तो कुछ सेकंडों तक बस उसे देखता ही रहता है। संकल्प के दिल में भी आज कुछ कुछ हो रहा था। रूही सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, ऊपर से वो सिंपल से रहती थी। सिंपल रहने पर भी रूही की खूबसूरती किसी की भी बीट कर सकती थी, किसी खूबसूरत लड़की से कम नहीं थी रूही। तो संकल्प के पैर जो कि अब घर के अंदर जा रहे थे वो पैर अब रूही की तरफ जाने लगे थे। तो वहीं बाकी तीनों लड़कों ने भी जब संकल्प का ध्यान नहीं दिया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए थे। और फिर संकल्प जाकर सीधा रूही के पास में खड़ा हो जाता है और रूही को देखने लगता है। तो संकल्प तो अभी भी रूही को ही देखे जा रहा था। पहले तो उसे यकीन नहीं आया कि प्रताप हाउस में कोई लड़की भी है जो इतनी ज्यादा खूबसूरत है। वहीं रूही का पूरा ध्यान तो अभी फूलों को निहारने में था। रूही बहुत ही गौर से बस फूलों की तरफ देखे जा रही थी। रूही ने भी नोटिस नहीं किया कि कोई लड़का उसके पास में ही खड़ा उसे देख रहा है। और तभी संकल्प ने रूही को देखते हुए कहा कि हाय हाय ब्यूटीफुल, कैसी हो तुम, यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर अपने लिए ब्यूटीफुल नाम सुनकर तो रूही ने पलटकर संकल्प की तरफ देखा। तो संकल्प उसके ठीक सामने खड़ा हुआ उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। तो रूही संकल्प को ऐसे देख रही थी जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो कि वो कौन है। और फिर तभी संकल्प ने अपना हाथ रूही की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि हाय, मैं हूँ संकल्प, संकल्प प्रताप सिंह, इस घर का सबसे छोटा बेटा। तो रूही के दिमाग में भी अब शुभ और निहाल की बातें घूम गई थी कि उन्होंने बताया था कि उनके घर में उनके बहुत सारे बच्चे हैं जो कि उसी के उम्र के हैं। हमारे घर में भी 3-4 बच्चे हैं जो बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। तभी रूही को भी समझते देर नहीं लगती है कि उन्हीं दोनों में से किसी का एक बेटा तो ये ज़रूर होगा।
तो रूही ने भी अब अपने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और बोलती है कि मैं रूही, मेरा नाम है रूही, बड़ा प्यारा नाम है। संकल्प ने भी बातों को आगे बढ़ाते हुए रूही से कहा। तो रूही बोलती है कि थैंक यू वेरी मच। अभी संकल्प का फ़ोन वाइब्रेट होता है और फिर संकल्प ने अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर अपनी स्क्रीन को देखने लगता है। तो अपनी स्क्रीन को निहारने के बाद संकल्प ने फ़ोन को कट कर दिया और फिर रूही की तरफ देखने लगता है, लेकिन रूही वहाँ से जा चुकी थी। रूही जब तक जा चुकी थी फिर संकल्प इधर उधर अपनी नज़रें घुमाकर रूही को गार्डन में ढूंढने लगता है, मगर उसे रूही कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी संकल्प को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, जिसका अभी फ़ोन आया था। तभी संकल्प ने अपने सिर पर अपना हाथ मारकर कहा कि संकल्प, लगता है तुझे हर जगह खूबसूरत लड़कियां ही दिखाई देने लगी हैं। तू भी ना कभी नहीं सुधर सकता, कभी तो अपनी आदतों को सुधार ले। कितना मजबूर हो जाता है तू किसी भी लड़की को देखकर। इतना कहकर संकल्प भी अब स्टाइल मारते हुए अपने बालों में अंदर चला जाता है। तो संकल्प को लगा कि उसका कोई वहम था जो वो उस लड़की से बात कर रहा था, लेकिन उसका दिल अभी मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था उसका कि वो उसका वहम है। तो तभी चारों भाई इस वक्त छत पर बैठे हुए थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो शुभ और निहार अभी दिल्ली के लिए निकल गए थे और फिर इसीलिए चारों भाई इस वक्त खुद को ही आज़ाद महसूस कर रहे थे। चारों ही फ्री होकर छत पर बैठे थे। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए चारों ही अब छत पर बियर की बोतल लेकर बैठे आराम से पी रहे थे। और फिर तभी अवनी की आवाज़ आती है कि बंदरों की टुकड़ी, ये बंदरों की टुकड़ी, पूरी रात अब छत पर रहने का ही इरादा है क्या? नीचे नहीं आना है क्या? चलो चलो जल्दी से नीचे आ जाओ और खाना खा लो सबके सब। तो भी चारों भाइयों ने भी जब अवनी की आवाज़ सुनी तो जल्दी से अपनी बियर की बोतल वहीं छत पर साइड में छुपा दी और फिर जल्दी जल्दी से जेब में से कुछ निकाला और चारों ने ही खा लिया और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। तो चारों भाई अभी आपस में बातें कर रहे थे। तो वहीं संकल्प की नज़र अभी भी डाइनिंग टेबल पर जाती है जहाँ पर रूही बैठी हुई थी। तो संकल्प की नज़र अब फिर से रूही पर जाकर टिक जाती है और वो फिर से अब बड़े ही प्यार से रूही को देखने लगता है। तो संकल्प अब धीरे धीरे रूही के पास गया और फिर रूही के पास जाकर उसके साइड में ही बैठ गया। तो संकल्प तो अब एक टक बस रूही को देखता रहता है। तो वही रूही जो संकल्प के ऐसे देखने से बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, उसे अपने ऊपर थोड़ी सी शर्म आ रही थी और थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी। तो संकल्प से अब रहा नहीं जाता है और वो रूही को छूकर चेक करना चाहता था कि आखिर वो सच में है या फिर नहीं, कि रूही सच में यहाँ पर है या फिर किसी वहम में जी रहा है वो। तो उसने अभी धीरे से अपना हाथ रूही के गालों की तरफ बढ़ाया, लेकिन वो रूही के गालों को अभी छू पाता उससे पहले ही उसके गाल पर एक खींच कर चाटा लगता है। तो रूही ने भी अब अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़ लिया था, उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। तो संकल्प ने जब अपना एक हाथ अपने गाल पर रखा और फिर अपनी हल्की सी मुंडी हिलाकर देखा तो वहाँ पर दिशा हाथ बांधे गुस्से से खड़ी उसे घूर रही थी। दिशा को ऐसे देखकर संकल्प ने भी रोते हुए कहा कि यार मम्मी, मम्मी क्या प्रॉब्लम है आपकी? मारा क्यों? क्यों मारा आपने इतनी तेज मेरे चेहरे पर? इतनी तेज से चांटा मारा है, चिपक कर रह गया है पूरा गाल पर। तो वहीं जब संकल्प को चाटा लगा तो पूरी प्रताप फैमिली संकल्प और दिशा को एक साथ देखने लगती है। तो दिशा ने भी अपने हाथ बांधकर थोड़ा सा गुस्से से संकल्प को घूर कर देखा और फिर बोलती है कि अगर घर में कोई लड़की मेहमान बनकर आती है ना तो उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं क्या? बोल, इस तुझे किसने कहा था उसे छूने के लिए? तुम इसके गालों को हाथ क्यों लगाने वाले थे? क्यों तुम उसे छूने वाले थे? मुझे पता क्यों तू उसे छूना चाहता था। संकल्प का हाथ अभी भी अपने गाल पर ही था और वो दिशा को देखकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है कि मम्मी, मम्मी मैं तो बस चेक कर रहा था कि ये सच में लड़की है या फिर कोई परी है, परी, बस इसीलिए मैं सोच रहा था इसे टच करके देख लो। तो दिशा ने एक और चाटा संकल्प के गाल पर जड़ दिया और फिर कहा कि ये बहन है तुम्हारी, समझा तू? और ये सुनते ही संकल्प का गुस्सा अब और भी ज़्यादा बढ़ गया था और फिर उसने भी दिशा को देखते हुए गुस्से में कहा कि यार मम्मी 2 चांटे और मार लो, लेकिन प्लीज़ गाली मत दो मुझे, बहन वहन नहीं है ये मेरी, समझे आप? मुझे बहन वहन का दर्जा नहीं चाहिए इससे। तो दिशा भी अब फिर से गुस्से में बोलती है कि तो क्या तेरी भाभी बना दूं क्या इसे? और ये सुनते ही धैर्य और निर्भय अपने बालों में हाथ मारने लगते हैं और फिर रूही को अब बड़े ही प्यार से निहारने लगते हैं। तभी किट्टू ने भी धैर्य और निर्भय के सिर पर एक एक मार कर कहा कि वो उसे डांट रही है, ना कि तुम लोगों को चांस दे रही है, समझे? तुम चुपचाप से डिनर करो वरना एक एक चाटा भी तुम्हारे दोनों के मुंह पर भी लगेगा। तो वहीं संकल्प भी अब अपनी माँ की बात सुनकर चुपचाप
चुपचाप से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगता है। और फिर रूही ये सब कुछ देखकर थोड़ा सा सहम गई थी। उसे डर लग रहा था कि उसकी वजह से घर के छोटे बेटे को मार पड़ी है। तभी किट्टू रूही के पास आती है और उसने बड़े ही प्यार से रूही को डाइनिंग टेबल पर बैठाया और फिर बोलती है कि बताया था ना कि हमारे घर में बंदरों की टुकड़ी है, यही है बंदरों की टुकड़ी। इनकी किसी भी बात का बुरा भी मत मानना तुम, क्योंकि ये चारों ना बस ऐसे ही हैं, सबका मजाक उड़ाना ही आता है इन्हें। और अगर ये तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा बोले ना तो सच कहती हूँ बिना किसी हिचकिचाहट के हम चारों से किसी को भी बता देना, फिर तुम देखना हम कैसे इन सब को मुर्गा बनाकर मारती हैं। इतना मारूंगी ना इन सब की हड्डियां तोड़ दूंगी, बस तुम हमें इसकी शिकायत तुरंत आकर बताना। तो किट्टू की धमकी सुनकर तो सब अब चुपचाप से खाना खाने लगते हैं कि तभी अंशिका भी कूदती हुई आती है और उसने आकर रूही की कमर पर हाथ मारकर कहा कि तो रूही कैसे लगे मेरे भाई, कैसे लगी तुमको बंदरों की टुकड़ी। तो रूही भी अपनी मासूमियत के चलते हुए धीरे से बोलती है कि बहुत अच्छे हैं तुम्हारे भाई। और फिर तभी चारों लड़कों ने भी अपनी मुंडी उठाकर रूही को देखा और फिर एक साथ बोलते हैं कि सच में। तो रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। और फिर तभी निर्भय ने कहा कि यार जैस्मीन कितनी ज्यादा औसम है, कितनी ज्यादा मासूम है ये। तभी नव्या ने भी निर्भय के बालों को पकड़कर हिलाते हुए कहा कि अब ये जैस्मीन कौन है, किसके बारे में तू बात कर रहा है। तभी निर्भय ने भी अपने बालों को नव्या के हाथों से छुड़वाते हुए कहा कि यार मम्मी प्लीज, रूही को बोल रहा हूँ मैं, और किसको, यही तो है जैस्मीन। तो अवनी ने अभी फिर से सबको देखकर गुस्से से कहा कि अच्छा ठीक है, अपना अपना खाना खाओ और जल्दी से अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, समझे तुम सबके सब। सुबह उठकर तुम सबको ऑफिस भी जाना है, कोई भी फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये मत समझना कि घर के बड़े दिल्ली गए हुए हैं तो तुम सब अपनी अपनी मनमानी करोगे, अपना अपना हुक्म चलाओगे हम सब पर, समझे तुम। जल्दी से खाना खाओ और जाकर सो जाओ। तभी निव्यांश खास करके तुम इन सब को ना थोड़ा बहुत कुछ सिखा ही दो। तो निव्यांश ने भी खाना खाते हुए कहा कि हाँ मम्मी, मैं जल्दी से इन सबको सब कुछ सिखा दूंगा, आप परेशान मत होइए, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने तो खामखा ही इन्हें बदनाम करके रखा हुआ है। मेरे चारों भाई इतने ज़्यादा समझदार हैं कि इन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर निव्यांश ने भी संकल्प को हाई फाई दे दिया था और फिर वही निर्भय और धैर्य ने भी एक दूसरे को हाई फाई दिया। जब सब बहुत अच्छे से प्यार से खाना खा रहे थे तो वहीं रूही अभी सबको देख रही थी। रूही को भी अब उन सबको देखकर अपनी बहन नियति की याद आ रही थी। उसे कहीं ना कहीं नियति की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और टेंशन भी हो रही थी कि नियति कहाँ पर होगी, कैसी होगी। तभी खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो वहीं छोटे पैंथर ने अवनी को अपने गले लगाया और फिर वो भी प्रताप हाउस से चला गया। तो वहीं अवनी अब छोटे पैंथर को जाता हुआ देख रही थी। एक बार फिर से अवनी की आंखें नम हो गई थी। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि छोटा पैंथर अब जा रहा है। और फिर तभी किट्टू ने अवनी को पीछे से अपने गले लगाकर कहा कि फिक्र मत करो भाभी, बहुत ही जल्द हमारा छोटा पैंथर भी हम सबके साथ होगा, हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ वक्त बिताएगा, आप बस परेशान मत होइए। 1 घंटे के बाद निव्यांश ने भी अपनी गाड़ी अपने फ्लैट के बाहर आकर रोक दी थी। तो निव्यांश अभी अंदर तो जाना नहीं चाहता था, उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसके पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो प्रताप हाउस में रहकर अपनी फैमिली को परेशान भी नहीं करना चाहता था। हालांकि उसकी फैमिली सब कुछ जानती थी, मगर फिर भी वो कोशिश करता था कि उसकी फैमिली उसके लिए टेंशन ना ले, जरा सी भी फिक्र भी ना करे, क्योंकि वो जानता था कि अगर टीना की सच्चाई आएगी उसकी फैमिली के सामने तो सब परेशान हो जाएंगे। निव्यांश अभी फ्लैट में आया और फिर बेल को बजाने लगता है। तभी टीना ने भी गेट नहीं खोला। तो निव्यांश अभी फिर से बेल को बजाता रहता है, लेकिन तब भी टीना ने करीब 10 मिनट तक गेट नहीं खोला था। तो निव्यांश अब गेट के पास ही खड़ा रहता है और फिर उसने आखिरी बार बेल बजाई और फिर तभी टीना ने गेट आकर खोल दिया था। तो टीना को देखकर निव्यांश की आंखें तो अब खुली की खुली रह गई थी। टीना ने अभी सोप बियर और टॉप पहना हुआ था। टीना को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद वो किसी के साथ टाइम स्पेंड करने जा रही थी। तो वहीं अब टीना ने जब निव्यांश को देखा तो हल्के से गुस्से में बोलती है कि निव्यांश, तुम्हारे आने का कोई वक्त होता भी है या फिर नहीं, बस मुंह उठाकर चले आती हो। मैं अपने फ्रेंड के साथ बिजी थी और तुम हो कि बेल पे बेल बजाए जा रहे हो। तुमको जरा सी भी अकल नहीं है क्या तुम प्रताप हाउस में एक दिन भी नहीं रह सकते हो क्या? जो चले आते हो मुंह उठा के जाओ यहाँ से, बार बार यहाँ पर क्यों आ जाते हो? तो मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। तो निव्यांश अभी जानता था कि टीना के मुंह लगने का मतलब यही था कि कीचड़ में अपने हाथ डालना। तो निव्यांश भी अब टीना को इस लायक नहीं समझता था कि उसे जवाब भी दे। तो निव्यांश ने भी अब टीना की बाजुओं को पकड़ा और उसे साइड में हटाकर कहा कि ये फ्लैट मेरा है, समझे तुम, और तुम्हारे बाप का ये फ्लैट नहीं है। जब मेरा मन करेगा तब मैं इस फ्लैट में आऊँगा, जब मेरा मन करेगा तब इस फ्लैट से जाऊँगा। तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम अपना ये घटिया काम कहीं और जाकर करो, मेरे घर में नहीं कर सकती तुम,
समझी तुम, अब निकलो यहाँ से। इतना कहकर निव्यांश भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तो उसने अभी टीना का कमरा देखा जहाँ पर एक लड़का अभी लोवर में लेटा हुआ था और शायद वो अभी टीना का ही इंतजार कर रहा था। तभी निव्यांश ने उस लड़के को देखा और फिर अपनी तंज भरी मुस्कान से खुद से कहा कि पता नहीं मुझे भी कब इस गंदगी से आज़ादी मिलेगी, कब ये मेरा पीछा छोड़ेगी और इस नरक से मुझे आज़ादी मिल जाएगी। इतना कहकर वो भी अपने कमरे में चला जाता है और फिर उसने धड़ाम से अपना गेट बंद कर दिया। तो वही टीना जो अब अपने कमरे में आती है तो उस लड़के के पास आकर लेटती हुई बोलती है कि मेरा सो कॉल्ड पति भी ना किसी भी टाइम आ जाता है, मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया है इसने, मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है अब इस पर। तभी उस लड़के ने भी टीना की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे पेट पर सहलाते हुए कहा कि अपना मूड क्यों खराब कर रही हो तुम, चलो चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं। इतना कहकर वो दोनों अपनी ही दुनिया में चले गए थे। तो वहीं निव्यांश जब अपने बेड पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा था, फिर उसने अपनी आंखें बंद की और फिर उसे नियति का मासूम सा चेहरा दिखाई देने लगता है और फिर तभी उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तो निव्यांश ने भी झटके से अपनी आंखें खोली। तो निव्यांश का मन अभी हुआ कि बस वो एक बार जाकर नियति को देख ले, लेकिन फिलहाल नियति के पास जाना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि नियति तो अब जिया के घर पर रहती थी। निव्यांश ने भी कुछ सोचा और फिर अपना फ़ोन लिया और फिर नियति को एक मैसेज टाइप कर दिया, स्नो वाइट क्या तुम सो गई हो क्या, या फिर अभी भी जाग रही हो, अगर जाग रही हो तो प्लीज़ मेरे मैसेज का रिप्लाई दो। और फिर थोड़ी देर में ही निव्यांश का फ़ोन वाइब्रेट होता है। तो उसमें अभी नियति का मैसेज आया हुआ था, नहीं छोटे पैंथर जी अभी मैं सो नहीं रही हूँ, अभी तो मैं जाग रही हूँ, आपको कुछ काम था क्या। इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो कैसे लगा आपको आज का एपिसोड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाना। क्या निव्यांश और नियति की लव स्टोरी हो जाएगी स्टार्ट या फिर आएगा इसमें नया फिर से कोई ट्विस्ट। क्या वृंदा केस लड़ पाएगी शोभित का और जीत पाएगी और हमेशा के लिए शोभित को सचदेवा हाउस लेकर आएगी या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको नेक्स्ट पार्ट में।